गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे बच्चों। आज क्लास 9th के मैथमेटिक्स की शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आज आपको फर्स्ट चैप्टर के क्लास 9th के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का आज डिटेल से समझेंगे कि फर्स्ट चैप्टर की आपके अगले चैप्टर्स के लिए काफ़ी इसका रोल होता है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे अगर पकड़ आपका अच्छा है तो आपका अगला चैप्टर पर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बच्चों आप इस चैप्टर को इग्नोर ना करें, आप इन्हें हमारे साथ साथ नोटबुक निकालें और इन्हें लिखते चलें। इससे होगा क्या कि आपको फिर दोबारा वीडियो देखने का नौबत नहीं आएगा और आप हमारे साथ साथ लिखते चले जाएंगे, आपका समझ भी उसी हिसाब से बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर। यूँ तो बच्चों आपके पास जो भी मैथ हो, चाहे NCERT का हो या RS अग्रवाल का हो या भारती भवन का मैथमेटिक्स हो, MBT का मैथमेटिक्स, जो भी मैथमेटिक्स हो, आप किसी भी मैथमेटिक्स से बनाइए। हम आपको यहाँ पर थ्योरी बताएंगे और उस थ्योरी पे बेस्ड किस तरह से सवाल बन सकते हैं उस सवाल को भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर। यूँ तो बच्चों इस चैप्टर तो आप काफ़ी छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर, जिसके हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को बच्चों अंग्रेजी में यूँ तो रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, इस रियल नंबर की जो डिफिनेशन होता है वो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम लोगों को डेफिनेशन पे नहीं चलना है, आज हम लोगों को इनकी कंसेप्ट को समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। आज हम सबसे पहले बच्चों आपको इस फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या बात हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, उस चैप्टर का इस चैप्टर का एक भूमिका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपको ये अनुमान लग सके कि आज हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या बच्चों दो नंबर से मिलकर के बने होते हैं। एक जो होता है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, हिंदी में बच्चों इसे अपरिमेय कहते हैं। हिंदी इंग्लिश हम दोनों लिखते चलेंगे, अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं और इससे अंग्रेजी ट्रांसलेट देखेंगे तो इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो बने होते हैं एक इरेशनल नंबर से बने होते हैं जिसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और दूसरा एक नंबर और होता है बच्चों इसमें जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को यूँ तो अंग्रेजी में इसे रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो बच्चे आपने क्या देखा कि वास्तविक संख्या जो बने होते हैं ये दो नंबर से बने होते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या अगर कोई मैन है, इनके दो पुत्र हैं। ये मैन है कोई, इस मैन का नाम मान लीजिए वास्तविक संख्या है, इनके दो पुत्र, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या। तो इन दोनों को मिलाने से आपका क्या बनेगा, वास्तविक संख्या बनेगा। तो वास्तविक संख्या के जो अपरिमेय संख्या होते हैं ये बच्चों रूट में ऐसे नंबर होते हैं, √2, √3, √4, √5 ... इन्फिनिट तक हो सकता है। आप ध्यान दीजिए बच्चों, रूट में वे सभी नंबर अपरिमेय संख्या जरूर कहलाएंगे जो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब हुआ कि कोई भी नंबर का इट सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लीजिए कि 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 जो आपको हो गया ये पूर्ण वर्ग हो गया। आपका क्या हो गया बच्चों, पूर्ण
वर्ग ये हो गया, इसे क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग कहेंगे। इसी तरह 3 × 3 इक्वल टू कितना होगा? 9। तो 9 को क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग बोलेंगे, पूर्ण वर्ग। इसी तरह 4 × 4 इक्वल कितना होगा? 16। 16 क्या होगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 5 × 5 इक्वल कितना होगा? 25। 25 आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो गया। तो पूर्ण वर्ग का फीलिंग आपको आ गया होगा कि पूर्ण वर्ग किसे कहेंगे। यदि किसी संख्या को उन्हीं से मल्टीप्लाई किया जाए, उनके बाद जो नंबर प्राप्त होता है उसी नंबर को क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग बोलेंगे। तो 2 के लिए ऐसा कोई संख्या नहीं बना है कि खुद को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ऐसा कोई संख्या है नहीं है। 3 के लिए भी नहीं है, लेकिन 4 के लिए देखिए है यहाँ पर। 4 के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये जो बच्चों होगा यह अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा और परिमेय संख्या के फैमिली में बिलोंग्स नहीं करेंगे ये। लेकिन √5 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि √5 जो नंबर है ना, ये किसी संख्या के इटसेल्फ में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए √5 हो सके। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, हमने इनफिनिट तक कर दिए हैं, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। और मोटा मोटी भाषा में अगर आप बताएं तो आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अंश व हर के रूप में ये लिखा नहीं जाता है, और आप इसे P/Q भी कहते हैं। P/Q के फॉर्म में ये लिखा नहीं जाता है। अंश और हर के फॉर्म में जो नंबर नहीं लिखे जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या करेंगे। मोटा मोटी ये ज्ञान आप रखिए, इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको बताते चल रहे हैं। उसी तरह से बच्चों, चलिए पूर्ण वर्ग आपको ज्ञान में आ गया, समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अपरिमेय संख्या होते हैं। अपरिमेय संख्या जो होते हैं वो जैसे वास्तविक संख्या क्या होगा? रूट वाला भी नंबर होंगे, है ना, और डेसिमल नंबर भी होंगे, बहुत से सारे नंबर्स होंगे। तो परिमेय संख्या में वे नंबर आएंगे जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो, मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जाता हो, इसका मतलब लिखा जाना चाहिए। तो वैसे नंबर जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अंश और हर आपको ज्ञान होगा, बच्चे बचपन से पढ़ रहे होंगे, जैसे कि आप भिन्न का घटा बनाते होंगे, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग जो भी बनाए होंगे। तो भिन्न में जो क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो वैसे कोई नंबर जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो जैसे देखिए और इसे जो किताबी भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? P/Q। P/ क्या बोलते हैं? Q। और देखते होंगे कि Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी कोई भी संख्या यदि परिमेय हो तो उसके नीचे में 0 नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1/0 कर दें, क्या ये वैलिड होगा? नहीं, ये वैलिड नहीं होगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। याद रखें, मैथमेटिक्स में किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है, दिस इज मीनिंगलेस नंबर, यह मीनिंगलेस होगा, उसका कोई डिफिनेशन नहीं है, वहाँ पर मैथ में सन्नाटा छा जाता है ना। तो 1/0, 0 बाय में नहीं दिखना चाहिए। जैसे 8/0 कर दें, इसका क्या होगा? ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस या नॉट डिफाइन करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हो जाए ये ऊपर ये नीचे आ जाए तो 0/1 हो जाए, ये मीनिंगफुल है। ये क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये सत्य है, ये मतलब परिमेय संख्या बन सकता है। और इसी तरह 0/8 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका आंसर 0 आएगा, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। लेकिन 1/0 का आंसर 0 नहीं आएगा। याद रखें, 1/0 का आंसर 0 नहीं आता है। क्यों नहीं आता 0? क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। ऐसे सिलसिला बार बार चलता रहेगा, है ना, जिसके कारण इसे नॉट डिफाइन की कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे इनके बारे में हम लोग बच्चे अपर के क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो याद रखें कि किसी भी संख्या किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाए, जैसे कि 6/0 कर दें, ये क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। इसको मीनिंगलेस बोलेंगे, है ना। अगर 0/6 हो जाए, ये मीनिंगफुल होगा। क्या होगा ये बच्चों? मीनिंगफुल हो जाएगा। ये मीनिंगफुल कहने का मतलब हुआ इसका एक आंसर होगा, जो आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? अपरिभाषित, नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। आई होप इन्फिनिटी का मतलब हुआ बच्चों कि आप इनमें 6 में 0 से डिवाइड करते रहोगे, 0 6 0 0 आते रहेगा, है ना।
कभी कटेगा ये? कभी नहीं कटेगा। ऐसा सिलसिला चलता ही रहेगा, इसलिए इसे मीनिंगलेस बच्चों कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कहा जाए बच्चों कि 0/1 ये परिमेय संख्या है, यस परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट लेक्चर होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर एक ओवरव्यू के तौर पे हम आपको एक छोटी सी ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा बच्चों कि वास्तविक संख्या के दो फैमिली, एक अपरिमेय संख्या के फैमिली हुआ, एक परिमेय संख्या के फैमिली हुआ। तो परिमेय संख्या के भी बच्चों कुछ फैमिली होते हैं, ध्यान से समझिए। परिमेय संख्या इसी तरह आप ये स्टार्ट करके चलते चलिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की भी फैमिली होंगे। इसे बच्चों रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। इसके भी बच्चों दो फैमिली होते हैं, एक होते हैं भिन्न और एक होते हैं पूर्णांक। कुछ बच्चे भिन्न और पूर्णांक में बहुत सारे कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कह दें 1/2 और 2, इसमें कौन पूर्णांक है कौन भिन्न है। तो भिन्न वो संख्या होगा जो अंश और हर के रूप में लिखा जाएगा। तो 1/2 तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये आपका भिन्न कहलाएगा। और देखिए ये आपका एक पूर्णांक है, ये क्या है आपका पूर्णांक है। जितने भी पूर्णांक होते हैं उन सभी पूर्णांक को आप भिन्न बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसके बाद में 1 लिख करके आप उसे बना सकते हैं। लेकिन एक्चुअली 1 छिपा हुआ रहता है। 1 क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। तो 1 को अगर नहीं दिखाएंगे यहाँ, अगर 1 दिखा देंगे तो ये भिन्न हो जाएगा, अगर 1 यहाँ से हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा, है ना। जैसे अगर कहें बच्चों कि 8 ये क्या है, ये भिन्न है या पूर्णांक है। एक्चुअली आप ये देख लेंगे इसके बाद में कुछ तो है नहीं, ये भी, तो ये भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। लेकिन क्या आप इसे भिन्न बना सकते हैं? यस बना सकते हैं। कैसे? 1 देख करके बना सकते हैं। और आप बच्चे छोटे क्लास से जान रहे हैं कि किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर 1 होता है। तो 1 दिखा करके हम उसे भिन्न शो कर सकते हैं। अगर 1 नहीं दिखाएंगे तो वो पूर्णांक बना रहेगा। तो पूर्णांक बच्चों नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। पूर्णांक तो किसे, चलिए भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते चलिए। फ्रैक्शन कहते हैं। पूर्णांक को बच्चों अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स बच्चों एक्चुअली इंटीजर्स के भी कुछ काइंड्स होते हैं। क्या काइंड्स होते हैं? ध्यान से देखिए। इंटीजर्स होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है बच्चों, एक धनात्मक पूर्णांक होगा और एक शून्य होगा बीच में, शून्य जिसको 0 कहते हैं, और लास्ट में बच्चों एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है ना। तो धनात्मक पूर्णांक को यूँ तो कहते हैं पॉजिटिव नंबर कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर कह दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर। और शून्य को तो शून्य ही कहते हैं, ये 0 ही है। और ये बच्चों आपका नेगेटिव नंबर हो गया, नेगेटिव इंटीजर ये है, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर है। तो समझिए, ध्यान से समझिए। तो पूर्णांक जो है, पूर्णांक के 3 भाग में बट गए। एक धनात्मक पूर्णांक होगा, एक शून्य होगा और एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक जो होगा, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? जैसे धनात्मक पूर्णांक आपका 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर 0 तो आपका 0 ही होता है, एक यहाँ पर 0 ओनली होता है, 0। और नेगेटिव पूर्णांक में आप जस्ट यही नंबर यहाँ पर उतारिए, 1 2 3 4 5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिट तक जाएगा, ये है ना। ये माइनस आपका इन्फिनिट तक जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो नंबर यहाँ लिखा वही नंबर यहाँ लिखा, यहाँ पर है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव का मतलब माइनस, नेगेटिव का मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, है ना। ये आपका नेगेटिव नंबर हो गया। तो मतलब धनात्मक पूर्णांक में अगर आप नेगेटिव साइन दे दोगे तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, इतना ही है। और धनात्मक पूर्णांक होता है और 0 एक 0 होता है। इसे अगर बच्चों आप संख्या रेखा पर दिखाओगे तो इस तरह से आप दिखा सकते हो उसे।
इसको संख्या रेखा पर इस तरह से मान लीजिए कि बीच में आप 0 दे दीजिए, 1 2 3 और -1 -2 -3, 1 यहाँ पर 1 लीजिए आप, 1 2 3 -1 -2 -3, है ना। आप इसे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि पूर्णांक क्या होता है। याद रखें कि पूर्णांक में फ्रैक्शन वाले नंबर इंक्लूडेड नहीं होते हैं, इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर इंक्लूडेड नहीं होंगे, इसमें डेसिमल वाले नंबर इंक्लूडेड नहीं होंगे, इसमें केवल जो होगा फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे जो अंश और हर के रूप में लिखा जाएगा। ये एक्चुअली जो है ये अंश और हर के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन हर डज नॉट इक्वल 0। अभी आपने बताया बच्चों आपको कि हर किसी भी सूरत में किसी भी भिन्न के नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगा तो वह मीनिंगलेस होगा, है ना। चलिए, आपको इतना तक समझ में आ रहा होगा कि मैं इसमें ऋणात्मक पूर्णांक समझ में आ गया, शून्य क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, समझ में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप हमारे साथ राइट डाउन करते चलिए। और चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम समझते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बच्चों, ये आपका, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और कॉपी कलम निकाल के बैठिए ताकि जो बात आपको नयापन लगे उसे आप नोट राइट डाउन करते चलिए। अब बच्चों हम लोग समझेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कितने कैटेगरी होते हैं इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले कुछ और, चलिए धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक के बच्चों, इसको पॉजिटिव प्लस VE से सिंबल से इंडिकेट करते हैं, इसे प्लस VE भी बच्चों कहते हैं, नेगेटिव को माइनस VE कहते हैं, है ना। नेगेटिव को माइनस VE से दिखाते हैं। इसे आप प्लस VE कर दीजिए, इसे आप माइनस VE कर दीजिए, है ना। चलिए, अब धनात्मक पूर्णांक के कुछ कैटेगरी होते हैं, ध्यान से समझिए। धनात्मक पूर्णांक में बच्चों एक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या आता है ना। पूर्ण संख्या को बच्चों होल नंबर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चों इसमें आता है प्राकृत संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या क्या होता है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। ये किस तरह के इंटीजर्स होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में एक पूर्णांक आता है, एक पूर्ण संख्या आता है और एक प्राकृत संख्या आता है। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जैसे मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग जो होगा ये 0 से होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिए ध्यान से देख रहे हैं ना, पूर्णांक जो था इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूडेड थे, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या था? नेगेटिव हट गया। नेगेटिव क्या हो गया? हट गया। और केवल क्या आ गया? पॉजिटिव तो आया ही आया, साथ में 0 लेकर के आया। और प्राकृत संख्या जो होगा बच्चों वह 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या एक्चुअली गिनती की संख्या होती है, और प्राकृत संख्या के पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? पूर्णांक संख्या हो जाता है ना। तो प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या में कितना का डिफरेंस है? तो ओनली 0 का डिफरेंस है। अगर पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या से अगर 0 निकाल दिया जाए तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या सेम हो जाएगा, एक ही नंबर हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को जो बीच में डिफरेंस रखता है वह कौन सा नंबर रखता है? 0 रखता है। अगर कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट होता है दिस इज ए पूर्ण संख्या, अगर नंबर 1 से स्टार्ट होता है दिस इज ए प्राकृत संख्या। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृत संख्या क्या होता है। चलिए, प्राकृत संख्या के भी बच्चों कुछ कैटेगरी होते हैं, ध्यान से समझिए कौन कौन कैटेगरी होता है, इसको आप ध्यान से समझिए। प्राकृत संख्या में बच्चों सबसे पहले आता है सम संख्या, ठीक है। और उसके बाद बच्चों इसमें आता है विषम
संख्या, ठीक है ना। सम संख्या को एक्चुअली कहते हैं इवन नंबर, और विषम संख्या का अंग्रेजी में कहते हैं ओड नंबर, है ना। तो इवन नंबर कौन से संख्या कहलाएंगे? इवन नंबर वे नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होगा। 2 से क्या होगा? डिवाइड। वे नंबर जो 2 से परफेक्ट डिवाइड हो जाए, पूर्ण डिवाइड हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 और 0। तो किसी भी संख्या 2 से, जो भी संख्या 2 से डिवाइड होगा वह क्या कहलाएगा बच्चों? वह पूर्ण संख्या, सॉरी सम संख्या कहलाएगा। और सम संख्या के पहचानने का एक शॉर्टकट तरीके होते क्या? किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी एक नंबर हो तो वह संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या क्या होता है बच्चों? विषम संख्या जो होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। जैसे देख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, ये आपका विषम संख्या हो गया। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर किसी भी नंबर का अंत 1, 3, 5, 7, 9 से हो तो वह संख्या क्या होगा? वह विषम संख्या होगा। और कोई भी संख्या का अंत 0, 2, 4, 6, 8 से हो तो वह क्या कहलाएगा? सम संख्या होगा। आई होप आपको सम संख्या और विषम संख्या के बीच क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे एक्चुअली जो सामान्य डिफाइन किया जाता है उसे, वैसे संख्या जो 2 से डिवाइड होता है उसे सम संख्या कहते हैं, और वह संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए, सम संख्या आई होप आप समझ गए होंगे, और विषम संख्या क्या होता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर का अंतिम डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो आप उसे सम संख्या के कैटेगरी में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक संख्या लिखते हैं, आपको बताना है कि ये सम है कि विषम है। जैसे मान लीजिए 1, 0, 1, 1, 1, 9, 6, 2, 0। बताइए बच्चों ये सम संख्या है विषम संख्या? आप बिना भाग दिए ही चेक कर सकते हैं कि ये सम है या विषम है। कैसे? लास्ट का डिजिट देखना है आपको, लास्ट 0 है तो वो सम हो जाएगा। मैंने क्या कहा आपको? यदि कोई भी नंबर का अंतिम डिजिट 0 हो या 2 हो या 3 हो या 6 हो या 8 हो तो वह इवन नंबर हो जाएगा या सम संख्या हो जाएगा। और कोई भी नंबर का अंतिम डिजिट 0, 1, 0, 9, 6, 7, 2, 0, 1 और पूछा जब बताइए बच्चों ये सम या विषम, तो आप क्या बताओगे? ये विषम संख्या होगा। क्यों? कि अंतिम डिजिट क्या है? 1 है। और कोई भी संख्या का अंतिम डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो वह क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है ना। और कोई भी संख्या नंबर का अंतिम डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। आई होप बच्चों आपको सम संख्या का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहेंगे। चलिए, उसके बाद बच्चों अगला जो संख्या होता है वो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अच्छा भाज्य संख्या किसे कहेंगे? भाज्य को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या होते हैं? भाज्य को कंपोजिट नंबर कहते हैं। बहुत सारे बच्चे भाज्य संख्या और सम संख्या के बीच में जो डिफरेंस है ना उसको नहीं कर पाते हैं और वह समझते हैं कि जो भाज्य संख्या है वही सम संख्या है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। भाज्य संख्या और सम संख्या में अंतर होता है। अंतर क्या है ध्यान से समझिए। जैसे हम कहें कि एक नंबर लिखते हैं 9, हम पूछें बताइए 9 जो है ये सम या विषम? आपको कि सर ये विषम संख्या है। और पूछा जाए बताइए भाज्य है या अभाज्य है, तो ये एक्चुअली अभाज्य भी, ये सॉरी भाज्य संख्या भी बच्चों ये होगा। ये क्या कहलाएगा? ये भाज्य संख्या भी होगा। अब देखिए भाज्य क्यों हुआ? भाज्य होने का मतलब हुआ कि जो संख्या आप भाज्य संख्या कर रहे हैं, जो संख्या को आप भाज्य संख्या कर रहे हैं एक्चुअली में उसका गुणनखंड, उस संख्या का गुणनखंड या फैक्टर 2 से मोर देन होनी चाहिए। 2 से क्या होनी चाहिए? मोर देन, 2 से अधिक होनी चाहिए। जैसे देखिए ये क्या है 9 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। और किससे कटेगा?
और ये 3 से भी कटेगा और किसी से कटेगा, ये स्वयं 9 से भी कटेगा। तो 3 ये 9 जो नंबर है, इस 9 नंबर का फैक्टर कितना नंबर होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 2 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया ना। तो कोई भी नंबर का फैक्टर यदि 2 से अधिक हो, 2 नहीं 2 से मोर देन हो, तो वह संख्या भाज्य संख्या की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर 15 की बात करते हैं। 15 किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, और 15 से तो कटेगा ही कटेगा। ऐसा दुनिया में कोई नंबर नहीं बना है जो 1 और इट सेल्फ से नहीं कटता हो, जो 1 और इट सेल्फ के अलावा, समझ रहे हैं बात ना, जो 1 और इट सेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी कट जाए, तो वैसे नंबर को आप क्या कर सकते हैं कि दिस इज ए भाज्य संख्या, है ना। तो देखिए 1 है और ये 15 है, और देखिए किसी और से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और ये 5 से भी कटेगा। तो देखिए 1 और इट सेल्फ तो कटा ही कटा, साथ साथ किसी और नंबर से भी कटा है, एडिशनल नंबर से कटा, 3 से भी कटा और 5 से कटा है। तो कह सकते हैं ये क्या कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का जो अंतर करते हैं, भाज्य संख्या का जो डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि यदि कोई भी संख्या, यदि आपके पास कोई संख्या दिया हुआ हो और आपको कहा जाए कि बताइए भाज्य है कि नहीं है, तो आप बस इतना चेक कीजिए कि वह संख्या का फैक्टर 1 और इट सेल्फ के अलावा कोई और संख्या से विभाजित होता है। अगर विभाजित होता है तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा, है ना। लेकिन विषम में क्या था, विषम में क्या था, विषम वैसे संख्या कहते हैं जो 2 से 9 कटे, 2 से परफेक्ट विभाज्य न हो, तो वैसे संख्या को विषम संख्या कहते थे। यहाँ पर 2 से नहीं कटने की बात की जाती है विषम में, लेकिन भाज्य में क्या कही जाती है, भाज्य में यह कहा जाता है कि वह संख्या का फैक्टर 2 से मोर देन होनी चाहिए, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि जैसे हम बात करते हैं बच्चों 21 के बारे में, 21 क्या भाज्य है या अभाज्य है, 21 भाज्य है या अभाज्य है। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 21 जो है ये भाज्य होगा, क्यों, 1 से तो कटेगा ही, 21 से तो कटेगा ही, 1 और इट सेल्फ से हर नंबर कटता है। ये देखिए 3 से भी कटेगा और ये 7 से भी कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा और ये विषम भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी विषम होते हैं सभी विषम को आप भाज्य नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर हम 3 ले लें, 3 के बारे में पूछिए बताइए ये भाज्य है, तो आप क्या बताओगे, सर ये भाज्य की तो डिफिनेशन है कि वो 1 और इट सेल्फ के अलावा किसी और से भी कटनी चाहिए। जैसे ये 1 से कटेगा और ये 3 से कटेगा और ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, भाज्य नहीं बोलेंगे। लेकिन ये इसे विषम बोलेंगे, क्यों, 2 से नहीं कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है, ये विषम है, लेकिन ये भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका फैक्टर केवल और केवल 1 और इट सेल्फ ही है। तो ऐसे संख्या जिसका फैक्टर 1 और इट सेल्फ हो वैसे संख्या को भाज्य नहीं कहेंगे। भाज्य वैसे संख्या कहेंगे जिसका फैक्टर 1 इट सेल्फ से काटना चाहिए, साथ साथ किसी और संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए, तो वैसे संख्या को क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर 5 लेते हैं हम, 5 बताइए 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और इसे कोई संख्या पूर्ण रूप से काट सकता है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये विषम तो होगा लेकिन भाज्य ये नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी विषम संख्या होते हैं सभी विषम को आप भाज्य तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ विषम को आप भाज्य कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में बच्चों आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। जस्ट इसका भाज्य का उल्टा होता है। अभाज्य संख्या का नियम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर कहते हैं। इसको आप समझिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर में बच्चे कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत ही इजी है। ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। 2 कौन कौन संख्या से कट सकता है, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। किसी और संख्या से कट सकता है, आप दिमाग लगाइए, पूर्ण रूप से न कटेगा। 1 और इट सेल्फ के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। जो संख्या 1 और इट सेल्फ से कटता है तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 क्या हो जाएगा आपका, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 1 के बारे में आपको बता दे, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 के बारे में पूछेगा भाज्य है या अभाज्य है, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इस बात को माइंड में रखें। चलिए
2 की बात किए, 2 आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। याद रखें, इस बात को नोट करें कि नंबर सिस्टम में कोई ऐसा सम संख्या नहीं है 2 को छोड़ करके, नंबर सिस्टम में 2 को छोड़ करके कोई ऐसा सम संख्या नहीं है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। अगर पूछा जाए कि कितने सम संख्या अभाज्य हैं तो एक और केवल एक, उसका नाम 2 होगा। 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है, और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है, सम संख्या अभाज्य नहीं होता है 2 को छोड़ करके। पूछता है कभी कभी एग्जाम में, एक सम अभाज्य संख्या बताएं, सम अभाज्य संख्या बताएं, तो केवल और केवल 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो सम अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और उसके बाद अभाज्य संख्या की कैटेगरी में बच्चों क्या, आपने देखा बच्चों 3 देखो, 3 1 से कटेगा और इट सेल्फ कटेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 5 लीजिए, 5 1 से भी कटेगा और 5 से कटेगा, ये आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। जैसे हम बात करते हैं 7 की बात करते हैं, 7 1 से कटेगा और इट सेल्फ से ही कटेगा, जैसे 7 से ही कटेगा और किसी से काट के देखो कटेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। कुछ और नंबर लेते हैं, 11 लेते हैं। 11 के बारे में बताइए, 11 1 से कटेगा और 11 से ही कटेगा और किसी से कट ही नहीं सकता परफेक्ट, तो इसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। आई होप बच्चों आपको अभाज्य संख्या क्या होता है इसकी नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य और अभाज्य में गलती न करें। भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर होता है पूछा जाए आपको तो क्या बोलेंगे, भाज्य वैसे संख्याओं को कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से मोर देन होता है, और अभाज्य वैसे संख्या कहते हैं जिसका फैक्टर 2 और केवल 2 होता है ना। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। आपने सम संख्या समझा, विषम संख्या समझा, अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बच्चे नेक्स्ट नंबर आते हैं वो नेक्स्ट नंबर क्या है ध्यान से समझिए। नेक्स्ट नंबर आपने भाज्य सम देखा, विषम देखा, भाज्य देखा, अभाज्य देखा, और उनके बाद बच्चे और हम लोग समझते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसे अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर। को रेसिडेंशियल का नाम आप बच्चों अवश्य सुना होगा। को रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है, जिसमें लड़का और लड़की एक साथ पढ़ता हो, है ना। ऐसे विद्यालय जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज साथ पढ़ते हो उसमें को लगा करके आता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए प्राइम लिखा हुआ है ना, उसके पहले क्या लग गया, को लग गया। को मतलब प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकते हैं, मतलब भाज्य संख्या का भी और अभाज्य संख्या का कॉम्बिनेशन इसमें हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं एक भाज्य अभाज्य, मान लीजिए कि यहाँ पर 7 और 8 लिए, तो देखिए ये अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है, ये क्या कहलाएगा, आपका को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो एक्चुअली में जो को प्राइम नंबर का जो डिफिनेशन होता है बच्चों, वो 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका HCF, याद रखें HCF की हम बात कर रहे हैं, वैसे 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका HCF 1 होता है। HCF क्या होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF 1 होता है तो वैसे संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 और 2, इसकी HCF आपका कितना होगा, 1 होगा। और मान लीजिए कि 6 और 7, इसकी HCF कितना होगा, आपका 1 होगा। 6 7 और 8, 6 7 और 8, इसकी HCF कितना होगा, 1 होगा। तो ये सब क्या कहलाएगा बच्चों, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसमें देखिए ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, मतलब एक कंपोजिट एक प्राइम में हो सकता है ना। और उसका HCF कितना होगा, 1। याद रखें कि HCF 1 होनी चाहिए। HCF कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि 2 हम कंपोजिट ही ले लेते हैं, 9 ले लिए और 10 ले लिए, तो पूछा जाएगा बताइए ये सह अभाज्य संख्या है, 100% ये सह अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसका HCF जो होगा बच्चों कितना होगा, 1 हो जाएगा। देखिए 9 और 10 का HCF कितना होगा, 1 होगा। ये भी को प्राइम नंबर हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बच्चे देख करके चलिए, जिस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ता है, जरूरी नहीं है कि डेली बाय डेली, किसी दिन ऐसा भी सिचुएशन आता है केवल बॉयज ही आते हैं, गर्ल्स अनुपस्थित होते हैं, किसी दिन बॉयज ही आते हैं, गर्ल्स अनुपस्थित होते हैं, किसी दिन गर्ल्स ही आते हैं, बॉयज अनुपस्थित होते हैं, और किसी दिन ऐसा होता है दोनों साथ साथ होते हैं। बस इसी तरह से यहाँ पे समझिए।
यहाँ पर देखिए दोनों कंपोजिट नंबर ही आए हैं, फिर भी ये क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या हो गया। क्यों, HCF इसका 1 हो गया, है ना। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि सहअभाज्य संख्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग बच्चों समझते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसे दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का डिफरेंस केवल 2 होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 3 और 5 ले लेते हैं। 3 भी क्या होगा, अभाज्य संख्या हो गया, 5 भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं या 2 वैसे अभाज्य संख्या, अभाज्य होने चाहिए, इसमें भाज्य भाज्य की बात नहीं हो रही है, केवल और केवल अभाज्य। जुड़वा अभाज्य की जब बात आती है, जुड़वा अभाज्य संख्या की बात आती है, जुड़वा संख्या की बात आती है, आपको ये दिमाग में रखना होगा कि वैसे 2 अभाज्य संख्या जिसका बीच का अंतर 2 होता है, केवल कितना होना चाहिए, 2। जैसे 3 और 5 का अंतर कितना होगा बच्चों, 2 होगा। ये 3 और 5 क्या हो गया, आपका जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या। और आप कोई बता सकते हैं 5 और 7, देखिए 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी आपका अभाज्य संख्या है, ये भी क्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब इसका अंतर देखिए 2 हो जाएगा, 7 में 5 को माइनस कीजिए, आपका 2 आ जाएगा। और 11 और 13 देखिए, ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। 17 और 19 देखिए, ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। तो आपके लिए ये टास्क है कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके अवश्य ले, है ना। चलिए, आपके लिए होमवर्क हुआ। और उनके बाद हम लोग बच्चों समझते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, आप समझे, सहअभाज्य संख्या बात समझ में आ गई। अब एक आता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर बहुत ही आसान है, समझिए बात को। परफेक्ट नंबर क्या होता है, यदि किसी भी नंबर, जैसे नंबर आपको हम 6 लिख रहे हैं, 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। आप कहोगे सर 6 भी लिख दीजिए, तो याद रखिए संपूर्ण संख्या में जो नंबर होता है उस नंबर को हम इंक्लूडेड नहीं करते हैं। जो नंबर का हमको फैक्टर निकालना होता है उस फैक्टर को, वो नंबर को इंक्लूडेड नहीं करते हैं। तो इनका फैक्टर एक्चुअली हुआ क्या, 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ। अब इन सभी को आप जोड़िए, 1 + 2 + 3 इक्वल कितना हो गया, 6। तो ये देखिए इस नंबर के ये बराबर हो गया, तो ये 6 क्या कहलाएगा, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ऐसे हम 4 की बात करते हैं। 4 की फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा और कोई होगा नहीं होगा। अब 1 + 2 को जोड़िए, कितना होगा, 3। तो 4 बताइए परफेक्ट नंबर हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका फैक्टर का सम हुआ उस नंबर के बराबर नहीं हुआ, इसलिए उसे क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे। तो आपके लिए होमवर्क है कि 1 से 100 के बीच में कितने संपूर्ण संख्या होते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर भेजें। चलिए ऐड का चेक करते हैं। ऐड संपूर्ण संख्या है, 1 होगा इसका फैक्टर और इसका फैक्टर 2 होगा, इसका फैक्टर 4 होगा और कुछ होगा, इसका फैक्टर 8 को इंक्लूडेड नहीं करना। तो प्लस करो, 1 + 2 3, 3 + 4 7, इसके बराबर ये नहीं हुआ, ये संपूर्ण संख्या नहीं होगा। 10 की बात करते हैं, 10 संपूर्ण संख्या होगा, 1 होगा + 2 होगा + 5 होगा, इनको इंक्लूड जोड़ करो, 1 + 2 3, 3 + 5 8, इसके बराबर नहीं हुआ, ये भी संपूर्ण संख्या नहीं होगा। आप हमारे कमेंट सेक्शन में 1 से लेकर 100 के बीच में कितने संपूर्ण संख्या है जरूर आप लिख करके भेजें, इससे आपका नंबर पे जो पकड़ होगा वह बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। और अब हम लोग जो है कुछ रूल्स के ऊपर, अलजेब्राइक फॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम में कुछ अलजेब्राइक रूल्स भी होते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग बात करते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जो अवश्य लिख करके भेजें, हो सके तो इससे भी और सिंपल वे में प्रस्तुत करें। चलिए आप इसे लिखिए और हम लोग अब कुछ रूल्स पे डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों आपने उतार लिया होगा। चलिए बताते बच्चों कि इतनी संख्या जो आप देख रहे हैं, यही संख्या आपके नंबर सिस्टम में है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं होंगे आपकी क्लास में। आपके फर्स्ट लेसन जो नंबर सिस्टम है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे।
ठीक है ना। चलिए कुछ रूल्स हैं बच्चों, उनको देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखिए, सबसे पहले बच्चों लिखिए, आप लिखिए एक नंबर में सम इम्पोर्टेंट लॉ। सम इम्पोर्टेंट लॉ आप हेडलाइन कर दीजिए, उसमें लिखिए। एक नंबर में आप लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे सहचार्य। सहचार्य नियम, इसे अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और क्लोजर लॉ, जिसको समवरक नियम कहते हैं। समवरक को क्लोजर भी कहते हैं बच्चों, CLOSUR, क्लोजर लॉ इसको कहते हैं, ठीक है। और हम लोग तत्समक अवयव भी डिस्कस करेंगे। तत्समक अवयव, इसे अंग्रेजी में आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं इसको, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो तत्समक अवयव जो क्या होते हैं, है ना, तो बता दें बच्चों कि तत्समक अवयव दो होते हैं, एक 0 होते हैं और एक 1 होते हैं। तो 0 जो जैसे तत्समक अवयव, जैसे मान लीजिए कि तत्समक अवयव होता है 0 प्लस के लिए होते हैं और ये इंटू के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 + 0 क्या होगा, 6 ही होगा। 6 + 0 क्या होगा, 6 ही होगा। दिस इज ये तत्समक अवयव होगा। वैसे कोई भी नंबर में 0 जोड़ने से उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं डाला जाता है, जिसके कारण वह तत्समक अवयव कहलाता है। उसी तरह से 6 में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 6 ही मिलेगा। इस नंबर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, वो 1 ही होगा, है ना। तो इसीलिए 1 को क्या कहते हैं, तत्समक। गुणा का तत्समक अवयव 1 को कहते हैं और जोड़ का तत्समक अवयव 0 को कहते हैं। अगर पूछा जाए जोड़ का तत्समक अवयव क्या होगा तो 0, गुणा का तत्समक अवयव क्या होगा तो 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर में करने से उस पर कोई भी किसी तरह का असर देखने के लिए या प्रभाव नहीं डालता है, जिसके कारण 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। और जोड़ का तत्समक अवयव 0। क्यों 0 है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिसके कारण 0 को तत्समक अवयव कहते हैं। आई होप बच्चों आपको तत्समक अवयव समझ में आ गया होगा। चलिए क्लोजर लॉ क्या होता है इनको भी देखते हैं। क्लोजर लॉ का मतलब होगा यदि a + b अगर आपको दिया हुआ हो तो यह a + b ही होना चाहिए। अगर a आपका कोई परिमेय संख्या हो, b भी आपका कोई परिमेय संख्या हो, तो उसका प्लस आपका क्या होना चाहिए, रिजल्ट परिमेय संख्या ही होनी चाहिए, है ना। अगर कहते हैं c + d = क्या होगा e, अगर ये दोनों परिमेय संख्या तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, है ना। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या हो तो वैसे नियम को क्या बोलेंगे बच्चों, समवरक नियम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि a × b = a b हो जाए, अगर a भी परिमेय हो b भी परिमेय है तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आना चाहिए, परिमेय संख्या ही आना चाहिए। तो ऐसे नियम को क्या बोलेंगे, समवरक नियम कहेंगे, है ना। चलिए अब चलिए वितरण या बंटन नियम क्या होता है, चलिए समझते हैं। वितरण या बंटन नियम क्या होता है, बहुत ही आसान है। वितरण
या बंटन नियम, है ना। देखिए बहुत ही आसान होता है वितरण या बंटन नियम। क्या होता है, मान लीजिए कि ए प्लस बी कोष्ठ में कर दिए प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, जो कोष्ठ से बाहर है उसको अंदर कर लीजिए और ये अंदर में था इसको बाहर कर लीजिए, ए बाहर कर दीजिए बी प्लस सी, है ना। इस तरह के नियम को क्या बोलेंगे, वितरण नियम बोलेंगे। या ऐसा भी हो सकता है ए प्लस बी इंटू सी, ध्यान दीजिए ए प्लस बी इंटू सी, है ना। तो इसको आप कैसे गुना करेंगे, ए को सी से गुना कीजिए ए सी हो जाएगा और बी को सी से गुना कीजिए प्लस बी सी हो जाएगा। देखिए अगर आपका सी सी कॉमन है, फिर अगर सी कॉमन लेंगे तो आपका ए प्लस बी ही आ जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, वितरण या बंटन नियम कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वितरण या बंटन नियम क्या होता है, यही होते हैं। अगर ए प्लस बी या ऐसे भी कर सकते हैं, ए इंटू बी इंटू सी है तो इसको आप क्या लिखोगे, सी को बाहर कर लो, सी बाहर इसको अंदर कर लो, ए बाहर कर दो इंटू बी इंटू सी, है ना। ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये सी दोनों कॉमन था तो दोनों का बाहर आ गया और ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बट जाएंगे, उनके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे बंटन नियम कहेंगे। एक्चुअली में बंटन नियम कुछ और नहीं बच्चों, यह गुना करने का एक आसान तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कि 101 मल्टीप्लाई 101 कीजिए, है ना। तो इस तरह का अगर मल्टीप्लिकेशन आपको दिया हुआ हो तो इसको आसान करने के लिए क्या करता है, तो 101 लिखिए, मल्टीप्लिकेशन इसको क्या कीजिए 100 प्लस 1 कर दीजिए, है ना। तो क्या जीरो वाला मल्टीप्लिकेशन कितना आसान होता है। देखिए 101 पे 00 हो जाएगा प्लस 101 हो जाएगा। अब इसको अगर प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 112 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बस इसको मल्टीप्लाई करना भी नहीं पड़ा आपको, इतना मल्टीप्लाई करते हैं आपको थोड़ा स्टॉप होता। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके इतना आंसर आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वितरण नियम क्या होता है। इसी को बच्चों शॉर्टकट में ए प्लस बी इंटू सी हो तो इसे आप ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, जिसे बंटन नियम या वितरण नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में बंटन नियम की मदद से आप 99 मल्टीप्लाई 99 करके जरूर भेजें। बंटन नियम की मदद से कैसे करेंगे, हिंट्स मैं आपको दे देता हूं कि 99 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 100 माइनस 1 कीजिएगा, देखिए इतना ही आ जाएगा। 100 गुना करना ईजी हो जाएंगे, इसकी मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग वितरण नियम सीख चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं सहचर्य नियम। चलिए सहचर्य नियम, सहचर्य नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझिए। यदि दो या दो से अधिक संख्या, जैसे मान लीजिए कि a इंटू बी इंटू सी हो तो इसको आप लिख सकते हैं a बाहर कीजिए b इंटू सी को कोष्ठ में कर दीजिए, दिस इज सहचर्य नियम। क्या हो जाएगा, ये सहचर्य नियम हो जाएगा। a इंटू बी इंटू सी हो तो c जो बाहर था कोष्ठ से, इसको आप अंदर ले सकते हैं और जो अंदर था उसको आप बाहर कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम जब भी लागू होता है 2 से अधिक नंबर पे लागू होता है, 2 से मोर देन नंबर पे लागू होता है। ये गुना का सहचर्य नियम हो गया, ये गुना का सहचर्य नियम हो गया। अब इसका जोड़ का भी सहचर्य नियम था, a प्लस बी प्लस सी हो तो आप इसे a बाहर कर दीजिए प्लस b प्लस सी लिख दीजिए, ये जोड़ का सहचर्य नियम हो गया। सहचर्य नियम जब भी होगा लागू बच्चों वह 2 से अधिक नंबर पर होगा। जैसे मान लीजिए कि 6 प्लस 7 प्लस ऐड कर दे हैं, यहाँ पर 6 को बाहर कर दीजिए और 7 प्लस 8 लिख दीजिए। देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो 6 प्लस 7 कितना होगा 13 प्लस 8 और यहाँ पर 6 लीजिए प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ पर इसको प्लस कीजिएगा तो कितना होगा 21, इसको भी प्लस कीजिएगा तो 21 आ जाएगा। तो मतलब कि गुना का सहचर्य नियम या जोड़ का सहचर्य नियम वह 2 से अधिक नंबर पे लागू होता है और दोनों वैलिड होते हैं, है ना। चलिए समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुना के सहचर्य नियम को भी वेरीफाई कर लीजिए।
6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसको ब्रैकेट में आप लीजिए। अब एक बार ऐसे देखिए 6 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट से बाहर 3 ले लीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो पहले 6 ब्रैकेट के पहले काम कीजिए, 6 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 6 3 जा 36 हो जाएगा। देखिए ये बराबर हो गया। मतलब गुणा का भी सहचर्य नियम सत्य है और जोड़ का भी सहचर्य नियम वैलिड है, इसी को सहचर्य नियम कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा सहचर्य नियम क्या होते हैं। जोड़ केवल दिया हुआ तो जोड़ का सहचर्य नियम होगा और गुणा केवल दिया हुआ तो गुणा का सहचर्य नियम होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चों समझते हैं सहचर्य नियम समझ में आ गया होगा, वितरण समझ में आ गया होगा, समरक आ गया होगा, तत्समक अवयव हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं क्रम विनिमय नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं तो आपको सवाल सॉल्विंग करते वक्त आपको काफ़ी मदद मिलने वाले हैं इन सभी लॉ से, और बहुत ही आसानी से आप सवाल सॉल्व कर पाते हैं। ये आपको एक प्रकार का क्या हो गया, चाकू में धार करने के बराबर हो गया। आपका चाकू में जितना ज़्यादा तेज धार होगी आप सब्जी उतनी आसानी से काट सकते हैं। उसी प्रकार से इन छोटे छोटे नियमों पे आपका जितना ज़्यादा बेहतर पकड़ होगा आपको सवाल सॉल्विंग करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी के फेस नहीं करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। चलिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय नियम केवल और केवल 2 नंबर पर लागू होता है। जैसे सहचर्य नियम 3 नंबर पर लागू हुआ था, उसी तरह से क्रम विनिमय नियम 2 नंबर पर लागू होता है। जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मान लीजिए कि 6 + 2 = 2 + 6 हो जाएगा। देखिए सत्य है, 8 होगा, ये भी कितना होगा 8 होगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों क्रम विनिमय नियम। ये तो ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम हो गया। जोड़ था तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम हुआ। क्रम विनिमय नियम जो है यह जोड़ पर भी लागू होते हैं और गुणा पर भी होते हैं। तो सहचर और क्रम विनिमय में क्या अंतर है, सहचर 2 से अधिक नंबर के लिए होते हैं, लेकिन क्रम विनिमय केवल और केवल 2 नंबर के लिए होते हैं। जैसे a प्लस बी, एक a नंबर कोई है, b कोई नंबर है, a भी कोई नंबर है, b भी कोई नंबर है। तो देखिए इसी का हेर फेर हुआ है। अब देखिए a इंटू बी इक्वल b इंटू ए होगा, 6 इंटू 3 इक्वल 3 इंटू 6 हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे ध्यान दीजिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ओ माय गॉड 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 18 हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है, सहचर्य नियम क्या होता है, वितरण नियम क्या होता है, समरक नियम क्या होता है और तत्समक अवयव क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन बताता हूँ, गुणा का तत्समक अवयव बताइए क्या होता है। बराबर बोलो, हाँ वेरी गुड 1 होगा। अच्छा जोड़ का तत्समक अवयव बताओ, 0, वेरी गुड। आई होप आप समझ गए होंगे कि जोड़ का तत्समक अवयव क्या होगा, गुणा का तत्समक अवयव क्या होगा, समरक नियम क्या होता है, वितरण क्या होता है, सहचर्य नियम क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय नियम केवल और केवल 2 नंबर के लिए वैलिड होते हैं और सहचर्य नियम 2 से अधिक नंबर के लिए वैलिड होते हैं। वितरण नियम जो है यह नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। समरक नियम कहते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का योग फल जो होगा वह सदैव और सदैव परिमेय ही होगा। 2 परिमेय संख्याओं का गुणा सदैव और सदैव परिमेय ही होगा। 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय ही होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, समरक नियम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तत्समक अवयव भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो इनके ओवरव्यू है यह ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी बातें जो आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ के रखे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा 9th क्लास का जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, इससे भी आपका काफ़ी क्वेश्चन आपको सॉल्व मदद मिलेगा और काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर पा सकते हैं। जैसे आपको बता दें कि 0 क्या है, यह पूर्णांक है। 0 क्या है, यह पूर्णांक है। 0 क्या है, एक पूर्णांक है। 0 क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल वाले नंबर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। अभी तक में हम लोगों ने कौन कौन सी संख्या पर स्टडी कर लिया है, ताकि आप अपने क्रॉस चेकिंग कर सकें। हमने जो आपको बताया है वह उतने आपके मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक ओवरव्यू
और आप फिर से देख लीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे हैं और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, आपने बच्चों सबसे पहले देखा वास्तविक संख्या, ठीक है। और उसके बाद वास्तविक संख्या दो प्रकार के नंबर के बने होते हैं, एक अपरिमेय संख्या और दूसरा जो होगा बच्चों इसमें 1 दिए हैं तो इसमें डॉट कर देते हैं, है ना, इसमें परिमेय संख्या। उसके बाद बच्चों 2 नंबर में परिमेय संख्या छोड़िए, परिमेय संख्या नहीं रखने दीजिए। 2 नंबर में परिमेय संख्या किसकी संख्या से बना होता था? भिन्न संख्या से बना हुआ था। और ये किस संख्या से बना हुआ था? पूर्णांक संख्या से बना हुआ था। पूर्णांक कौन कौन संख्या से बना हुआ था? पहले धनात्मक नंबर से बना हुआ था, धनात्मक पूर्णांक था। उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक था। उसके बाद शून्य था, शून्यक या शून्य कह सकते हो, जीरो इसको कह, जीरो शून्य था, है ना। अच्छा, और बच्चों आपने देखा था कि पूर्ण संख्या भी देखा आपने, और उसके बाद प्राकृत संख्या भी आपने देखा बच्चों, प्राकृत संख्या भी देखा, पूर्ण संख्या भी आपने देखा। और उसके बाद क्या पढ़े थे बच्चों आपने? और सम संख्या क्या होता है वो भी आपने देखा, विषम संख्या क्या होता है आपने वो भी देखा, भाज्य संख्या क्या होता है आपने ये भी सीखा। भाज्य संख्या का कुछ और नाम है, यौगिक संख्या भी इसे कहते हैं, यौगिक संख्या भी इसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद बच्चों अभाज्य संख्या, इसका एक और नाम है रूढ़ संख्या के भी नाम से जाना जाता है। और उसके बाद सहअभाज्य संख्या देखा आपने बच्चों। उसके बाद आपने जुड़वा अभाज्य संख्या आपने देखा बच्चों, और संपूर्ण संख्या भी आपने देखा बच्चों, संपूर्ण संख्या भी आपने स्टडी किया। आई होप बच्चों इतनी संख्या आपने बच्चों स्टडी किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी चीज़ को बेहतर तरह से समझ रहे होंगे। ये वास्तविक संख्या का फैमिली है, इतने फैमिली को अगर आप समझ रहे हैं बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परेशानी नहीं होगी। अब जो हमारा बच्चों ये जैसे मान लीजिए कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जुड़वाभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, सहभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, ये सब छोटी क्लास में बच्चों आप पढ़ते आ रहे हो, याद करते आ रहे हो। पूर्णांक संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या क्या होता है। अब जो हमारा बच्चों टारगेट होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वह होगा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। इनके नेचर पे, इनके व्यवहारिक ज्ञान पे हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण क्या होता है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण क्या होता है। अब जो हमारा बच्चों टारगेट होगा वह दशमलव प्रसारण पर होगा। दशमलव प्रसारण कौन कौन नंबर का? पहले अपरिमेय संख्या का और फिर उसके बाद परिमेय संख्या का, है ना। और फिर हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण 3 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या का सबसे पहले बच्चों शांत होता है और उसके बाद अशांत होता है, ठीक है। अशांत तो इसमें होता ही नहीं है, शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। 2 तरह के परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण 2 तरह के होते हैं, एक शांत होते हैं और एक अशांत आवर्ती होते हैं। इसके बच्चों पर दशमलव प्रसारण केवल और केवल एक तरफ होते हैं, जिसे अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसारण कहते हैं। अशांत को अनावसानी भी किसी बुक में लिखा होता है, आप कंफ्यूज नहीं करिए। असीमित भी किसी बुक में लिखा होता है, असीमित भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज ना करें। शांत को बच्चों अवसानी भी लिखा था, अवसानी, कंफ्यूज ना करें। अवसानी है, ये अनवसानी है, यहाँ पे न लगा हुआ, यहाँ पे न नहीं है, तो शांत का अवसानी होगा, अशांत का अनवसानी होगा। अशांत आवर्ती को बच्चों अनवसानी आवर्ती लग जाएगा, इसमें आवर्ती लग जाएगा, ठीक है ना। आई होप हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में इस पे डिस्कस करेंगे बच्चों, और इसको पी बैक क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर ये आपको दिया हुआ हो तो पी बैक फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इसके ऊपर हमारा लेक्चर डेडिकेटेड होगा। आई होप बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेसिक जो टर्म है वो आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने नोटबुक में लिखते चले जा रहे होंगे। ठीक है, मैं 9th क्लास के फुल चैप्टर पढ़ने का संकल्प लिया है। मैं आपको हर एक डे एक सेपरेट लेक्चर, एक सेपरेट टॉपिक्स पे लेकर के आएंगे 9th क्लास का। और किसी भी चैप्टर में अगर आपको कहीं से अगर परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और उनके ऊपर हमारा वीडियो अवश्य बनेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।